देखना यहाँ से वीडियो बन जाएगा तो वीडियो बना देना, फिर ठीक सा बन जाएगा तो ना वही डाल देंगे आपके ग्रुप में ना क्लास का वीडियो। देख कहीं सेट कर पढ़ना भी है, मोबाइल को सेट करके नहीं बनता है अगर पॉसिबल है। यहाँ से बन जाएगी, फिर बन जाएगी, आ जाएगी। यस सर। आ जाएगी पूरी स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। कल का कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस आर्टिकल? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो तो नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये आपको पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया है आपको? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? किसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, द एनर्जी लिखो। द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by, potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position or shape or configuration. Clear? The energy possessed by the body by virtue of its shape, position and or configuration. क्लियर है सबको? लग गया पता? ओके, उसको बोलेंगे हम बेटा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का कोई मेरे को एक एग्जांपल बता दो। एनीबॉडी टेल मी द एग्जांपल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? फैन। फैन के पास पोटेंशियल एनर्जी है बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर अस। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो हमारे लिए यूजफुल भी हो। द वाटर टैंक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द वाटर फॉर एग्जांपल क्या आ गया? द वाटर टैंक, पोजीशन की बात आई, पोजीशन है ये, है ना? द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो क्या हुआ? द वाटर टैंक प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग possess a potential energy, possess a potential energy। और क्या होता है? ये जो आपके वाटर डैम बनाए जाते हैं, वाटर रिजर्वायर बनाए जाते हैं, ये भी कहाँ बनाए जाते हैं? ग्राउंड पे या हाइट पे? हाइट पे। तो सेकेंड एग्जांपल लिखो आप। द वाटर स्टोर इन reservoirs of dam is used to run turbines. The water stored in the reservoir of dam is used to run the turbine for the production of क्या? Electricity. For the production of electricity. और एग्जांपल क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? The fruits hanging on the branches of tree possesses potential
पोटेंशियल एनर्जी। पता लग गया ना, कल बताया था मैंने, जितने भी फ्रूट्स आपके लगे होते हैं, गुआवा है, आपका मैंगो है, आपका एप्पल है, एप्रिकॉट है, व्हाटएवर एनीथिंग, दे आर जस्ट हैंगिंग विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दे पोसेस अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस पोजीशन। उसके बाद बात आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द शेप और कॉन्फ़िगरेशन। शेप और कॉन्फ़िगरेशन, तो आज की डेट में आपने क्या पढ़ा है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। घर में आपने देखा होगा बेटा, आप टॉय लेके आते हो, आजकल तो इलेक्ट्रिकल टॉय आ गए ना, सेल डालो इट विल स्टार्ट वर्किंग। परंतु अगर आप अपने टाइम में चले जाओ, जब आप छोटे छोटे थे तो क्या था, तो किस तरीके से होते थे टॉय? टॉय के साइड में एक की लगी होती थी ना, एंड देन यू आर जस्ट रोटेटिंग द की। अगर वो बंदर होता था ताली बजाने वाला, तो वो बंदर क्या करता था, जैसे ही आप उसके आप बोलते चाबी भर दो, याद आया कुछ? वो जो चाबी भरी आपने क्या करा, उसके अंदर आपने तोड़ दिया होगा उसको, तो आपने कभी देखा होगा वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से किसी स्प्रिंग के साथ बाइंड होती है वो चाबी, समझाया? जैसे ही आपने चाबी को रोटेट किया, यू विल जस्ट चेंज द शेप, यू जस्ट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। क्या बदला आपने? चेंज द शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन बदल दी आपने, है ना? कॉन्फ़िगरेशन बदल दी, मतलब आपने यू विल स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, समझाया? बाय बाइंडिंग द स्प्रिंग, फिर क्या हुआ, आपका टॉय क्या हुआ, या तो चलने लगा, या बंदर तालियां बजाने लगा, या कोई डमरू वाला तो वो डमरू बजा रहा है। कब तक वो बचाएगा? जब तक कि आपका पूरा का पूरा स्प्रिंग अनबाइंड ना हो जाए, ना? फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये बाइंडिंग से अनबाइंडिंग की तरफ जाएगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। मतलब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई स्प्रिंग के अंदर, वो किस काम आई? टू काइनेटिक एनर्जी, मोशनल एनर्जी के रूप में वो कन्वर्शन हुई। क्लियर? और आपने देखा होगा, अगर आपके बुजुर्ग घर में होंगे तो उनके घर में हाथ में जो रिस्ट वॉच होती थी, उसको क्या करते थे? चाबी देते थे, ऐसे जो साइड की होती है ना, उसको ऐसे घुमाते थे। अब आपको नहीं पता, इसकी जो घड़ी है वो क्या हुआ, अब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहां पे आपने एक इलेक्ट्रिकल सेल डाल दिया जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहा है, ठीक है? सो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किससे चेंज कर दिया आज की डेट में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो पहले आपकी जो रिस्ट वॉच होती थी, उसको भी आप क्या करते थे? चाबी देते थे, की रोटेट करते थे। की रोटेट करने के बाद वहां पे भी कंसेप्ट यही था। ये जो स्प्रिंग है, इसको हम क्या करते थे? वाइंड करते थे। क्या करते थे? वाइंड करते थे। जब हम इसको वाइंड करते थे तो क्या होता था? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती थी और इसमें क्या स्टोर हो जाता था? पोटेंशियल एनर्जी। परंतु टॉय तो आज की डेट में मिल जाते हैं वो की वाले, तो वो आपको याद रहे, जो आप की चाबी दे रहे हो, की रोटेट कर रहे हो, दैट इज यू आर जस्ट सेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी इन दैट डिवाइस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन, लिखो, ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन द स्प्रिंग in case of watch and toy, when the coil or spring unwind, it does work by rotating the hands of the clock or
दैट इज क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी। आपका मोशन में आ गई बॉडी है ना, मोशन में आ गई, आप क्लैपिंग करने लग गए, कुछ बोलने लग गए, बोलने लगे, उससे बाइंड करने के बाद वो बोलने लगा, बंदर बोलने लगा, तो किसमें कन्वर्ट हुआ, साउंड एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। और आपने कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें पोजीशन चेंज हुई हो, पोजीशन चेंज हुई हो, या शेप बदली हो, या कन्फिगरेशन बदली हो, तो आपने एक चीज देखी होगी, ऐसे आपने एक डिवाइस देखा होगा, ऐसे क्या है ये, तीर कमान, ठीक है, बो बोलते हैं उसको ना। अब बो में भी हम क्या करते हैं, जब एरो लगाते हैं तो ये एरो यहां चला जाता है, ऐसे 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 चला जाता है ये, और यहां पे आपका ये एरो इस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, बाय चेंजिंग द कन्फिगरेशन ऑफ द बो, स्ट्रेच्ड बो, है ना, पोसेस द पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब उसकी बो की पोजीशन और कन्फिगरेशन बदलती है, शेप बदलती है, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और वो क्या करता है, उस एरो में काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर कर देता है ना। सो सेकंड एग्जांपल लिखो, स्ट्रेच्ड बो। सेकंड एग्जांपल आ गया, स्ट्रेच्ड बो। व्हेन बो इज रिलीज्ड, बो मतलब BOW, है ना, when bow is released, it is able to shoot the arrow, arrow कौन सा हुआ, ये पूरा का पूरा बो, और ये क्या हुआ, एरो, जिसको आप क्या बोलते हैं, तीर कमान, है ना, समझाया, ओके। विद अ लार्ज वेलोसिटी, और एग्जांपल, कंप्रेस्ड गैस इन अ सिलेंडर, कंप्रेस्ड गैस इन अ सिलेंडर। क्लियर, समझा गया सबको, कोई डाउट है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी तरह की है, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होगी वो कितने तरह की होगी, दो तरह। कौन कौन सी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी बेटा आप पढ़ोगे, कितने तरह की एनर्जी है, दो तरह की। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। एनर्जी है क्या, एनर्जी इज नथिंग, इट इज द वर्क डन। एनर्जी होती क्या है, वर्क डन, है ना। अगर मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करूं, इफ द बॉडी इज लाइंग एट दिस पोजीशन, सपोज करो ए पे लाई कर रही है, एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इट हिट द ग्राउंड बाय अ हाइट h फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ये जो वर्क डन हुआ, बॉडी नीचे आई, ये किसकी वजह से आई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, एक काम हुआ। कितना काम हुआ, समझने की बात हम करें तो हमारे पास आया Fg इंटू h, वो था लाइन इन द सेम डायरेक्शन, है ना। सो हमारे पास ये Fg कितना है, ये था हमारे पास mgh। आगे बात समझ में, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल। परंतु तो अगर हम इलास्टिक की बात करें तो अभी हमने कन्फिगरेशन भी पढ़ी,
कन्फिग्रेशन भी पढ़ी। जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, ठीक है, स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग और अ कॉइल ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, ये स्ट्रेच कर दिया यहां तक, तो पहले तो नॉर्मल पोजीशन ये थी, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया इतने से, x दूरी से स्ट्रेच कर दिया ना। जब आपने इसको स्प्रिंग को खींचा तो क्या हुआ भाई, तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, क्या फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना। फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई किस लिए, टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, टू चेंज द शेप ऑफ द स्प्रिंग, टू चेंज द कन्फिग्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। आई बात समझ में? तो यहां पे भी एक काम हुआ, वर्क हुआ नहीं, कब, ये फोर्स लगी और ये डिस्प्लेसमेंट हुई, कितना आ गया, F एक्सटर्नल इंटू एक्स। आई बात समझ में? अब यहां पे ये F एक्सटर्नल जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये कैसे निकालनी है आगे जाके हम पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, ठीक है। यहीं पे हम पूरा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है एनर्जी जो आएगी, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 kx², 1/2 kx²। आप बोलेंगे ये तो काइनेटिक एनर्जी की तरह एक्सप्रेशन आ गया ना, इट लुक्स लाइक अ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हमारे पास कुछ चीजें काम करती हैं। अब क्या काम करती है, यहां पे एक लॉ या काम करता है, हुक्स लॉ। याद है किसी को, 9th में पढ़ा होगा आपने हुक्स लॉ, हुक्स लॉ पढ़ा, बोलो पढ़ा। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द हुक्स? नहीं, पक्का नहीं सुना, सुना है किसी ने? चलो होता क्या है, स्प्रिंग देखा कभी, स्प्रिंग बैलेंस देखा कभी, नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा है स्प्रिंग बैलेंस, कितने लोगों ने देखा, नहीं देखा? हम दिखाएंगे आप, तो याद दिलाएं, जब भी लैब में आए तब याद दिलाएं। प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको, कब करना है वो तो चली जाएगी इसी का, चलो परसों करवाते हैं, फ्राइडे को, कोई बात नहीं, तेरे को फिर करवा देंगे, ठीक है। फ्राइडे को कॉपियां ले ली है आपने, सबने कॉपियां ले ली है, प्रैक्टिकल की कॉपियां लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपियां ले लें, पहले 2 प्रैक्टिकल पढ़ के आए, पढ़ लें उनको, वर्नियर कैलिपर के होंगे, वर्नियर कैलिपर क्या डिवाइस है वो उस दिन ही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ बेटा, हुक्स क्या बोलता है, ये हुक्स लॉ क्या बोलता है, ये आगे की बातें हैं, ये तो अभी मैं टाइप से बता रहा था, 2 टाइप के याद रखें, ठीक है। ये ग्रेविटेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फील्ड, ये इलास्टिक, मतलब द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में जो एनर्जी आई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसकी कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से, उसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक पोटेंशियल, समझे? ये हुक्स हमें एक सिंपल सी बात बोलता है, देखो क्या किया हमने, मान लो एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग के नीचे मान लो एक पत्थर लटका दिया, एक जो एंड था उसका ऊपर बांध दिया, किसी हुक से बांध दिया, और नीचे वाली जो हुक फ्री एंड रहा उसके साथ एक पत्थर लटका दिया, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा कि कंट्रैक्ट होगा? स्ट्रेच होगा ना। तो स्ट्रेच जो हुआ, कितना स्ट्रेच हुआ, मान लो ये स्ट्रेच हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया, यहाँ पे मैंने क्या किया था, फोर्स लगाई थी, कितनी, F एक्सटर्नल। तो हमारे पास जो हुक्स लॉ बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी स्प्रिंग में बेटा डिवेलप होती है, ये बोलता है कि एक्सटेंशन क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। पहली बात आई, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स। आपने बोला हमने तो भाई एक्सटर्नल फोर्स लगाई, और सर बात कर रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स का, है ना। तो मैंने आई थिंक आपको ये वर्ड मैंने बताया था, इसका मतलब बताया था, रीड का मतलब क्या होता है, दोबारा, अगेन बताया था, याद है सबको, बताया था, इसी +1 में बताया था कि नहीं बताया था, बताया था,
ये री जो वर्ड होता है ये ग्रीक वर्ड है, बहुत सारे वर्ड आपके ग्रीक से पैदा हुए है ना। जैसे फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो वो कहां से आया? आपकी जो बायो पढ़ते हैं उनमें तो बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना। ग्रीक में आप जाओगे तो वहां लाइट को फोटो बोलते हैं, समझा। वही वर्ड उन्होंने जनरेशन की, साइंटिफिक लॉज की जनरेशन की, तो उन्होंने अपने ही वर्ड वहां पे इंट्रोड्यूस किया और हम उनको पढ़ते थे, ठीक है। तो हमने समझने की, कई बार समझने की कोशिश नहीं करते, हम सीधा पढ़ लेते हैं कि रीगेन हुआ या रीगेन। रीगेन मतलब गेन अगेन, रीगेन का मतलब क्या हुआ? गेन अगेन, मतलब दोबारा से उसको गेन किया, रीगेन उसी को बोलते हैं ना। तो री का मतलब होता है अगेन, ठीक है। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग में एक फोर्स डिवेलप हुई, एक फोर्स डिवेलप हुई। कौन सी फोर्स? एफ आर बोल दिया मैंने, एफ आर बोल दिया, रिस्टोरिंग फोर्स। किसकी डायरेक्शन में? अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स थी उसके अगेंस्ट में। तो इसने, हुक्स ने बोला कि बेटा ये जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई, किसके बीच में? स्प्रिंग के बीच में, समझाया। इसके बराबर होता है, परंतु होता कैसे? जब रिस्टोरिंग फोर्स लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखो एक्सटेंशन कहां को हुई? यहां। रिस्टोरिंग फोर्स कहां को है? यहां। दोनों के बीच में एंगल कितना? 180, तो माइनस का साइन आएगा, क्लियर। यहां से हमारे पास फोर्स निकल के आई, देखो अब फोर्स कितनी निकल के आए, समझना। फोर्स कितनी निकल के आई? kx, है ना। kx आई ना, नहीं समझाया? बोलो समझाया? वैसे नहीं समझाया, कैसे आया? क्या समझाया बताओ, बताना भी तो है कि जो देखो आया कैसे। ये बड़ा लंबा कंसेप्ट है, आगे जाएगा एफ। अब मैं बाहर नहीं समझाऊंगा, ये आया एफ इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्सटर्नल ले लो आप, समझे। तो इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट डालेंगे, और कांस्टेंट कितना हो गया? kx। ये जो कांस्टेंट है ये किसकी वजह से आया? स्प्रिंग की वजह से। तो इसको नाम क्या दे दिया? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोल दिया उसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई लॉजिक्स, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है फिजिक्स पढ़ना, सिंपल वे है अगर समझें आप। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली देन यू कैन प्रोसीड। रट्टा लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। लग गया बताओ? तो यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, U आएगी 1/2 kx² आ जाएगी। अब आई कहां से? यहां से, देख लो ये आ गया यहां से, समझा? यहां से आएगी, जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, समझा? इज इट क्लियर? कैसे आएगी? देखो आप बोलेंगे कैसे आएगी? ये देखो हमने बोला स्मॉल वर्क डन हुआ कितना? F इंटू जो एक्सटेंशन ली हमने dx ली, समझाया? F कितना है? F है kx, ये आ गया dx, इसकी मैंने इंटीग्रेशन कर दी। कहां से? पहले 0 से चले और कहां तक लेके गए? x तक। a क्या चीज है? कांस्टेंट। k कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी x² लिमिट 0 टू x, तो ये आ गया 1/2 kx²। करेंगे इसको, थोड़ा सा मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपने इतना कुछ नहीं करना है, अब इतना कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमें सिर्फ आपको ये डिटेल मैंने आपको बता दी, आपने यहाँ पे सिर्फ इतना सा याद करना है कि दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, द एनर्जी is associated with the state of separation of the two bodies।
the energy associated with the state of separation of two bodies. It is due to the gravitational force. It is due to the gravitational force. दूसरी आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. This energy is associated with the state of compression or extension. Compression or extension of the elastic bodies like spring. Elastic bodies like spring. Got it? The elastic potential energy, this energy is associated with the state of compression और एक्सटेंशन. क्या हुआ? या तो स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया ना, पहला वाला केस देखो, पहला वाला केस देखो, आपने क्या किया? आपने क्या किया बेटा? स्प्रिंग लिया और उसको क्या किया? कंप्रेस किया, है ना. दूसरा मैंने स्प्रिंग ये लिया, इसको आपने क्या किया? ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो यहां से आपने इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. आपने क्या किया? स्ट्रेच किया. इसमें एक्सटेंशन हुई और इसमें कंप्रेशन हो गई. समझा गया? लग गया पता? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. सो ये आपके पास आ गया. दोनों में डेवलप होगी रिस्टोरिंग फोर्स. दोनों में डेवलप होगी रिस्टोरिंग फोर्स. इज इट क्लियर? समझा गया? तो दो तरह की फील्ड आपने पढ़ ली. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. अब बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या आ गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब मैंने बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी. अभी आपने पढ़ा ड्यू टू द पोजीशन और स्टेट. जब बॉडी की पोजीशन कहां है, कहां है बॉडी लाई कर रही है, ठीक है, तो वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब हमने बोला कि सपोज द बॉडी इज लाइंग एट अ सर्टेन हाइट h अबव द ग्राउंड. अब हुआ क्या? या तो बॉडी को मैं नीचे से ऊपर ले आया तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है ना. अगर बॉडी नहीं ऊपर से नीचे जा रही है तो किसकी वजह से जा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. वो मैं नहीं लगा रहा हूं, कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है. अर्थ लगा रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ. उसने क्या बोला? अंशिका ने ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द पार्ट ऑफ. ग्रेविटी होता क्या है? दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अर्थ की वजह से होती है ना. उसका सोर्स क्या है? अर्थ. यहां अगर आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, यू आर द प्रोवाइडेड, यू आर द प्रोवाइडर, ठीक है. यू प्रोवाइड द फोर्स ऑन द बॉडी टू लिफ्ट अपवर्ड, टू लिफ्ट अपवर्ड. परंतु अगर आप ऊपर छत से छूट जाए तो कोई आपको क्या करता है? आपको एक बोल किसी ने मेरे को धक्का दे दिया ना. वंस ही पुश, आफ्टर दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रैग यू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे काम करती है. आई बात समझ? इज इट क्लियर? सो ये आपके पास क्लियर हो गया. खा ले तू, नाखून खा ले बेटा, खा ले, पूरे खा ले, छोड़ना मत एक भी, उंगलियां भी खा ले. तेरे को बोल रहा हूं, समझा गया? छोड़ दे हाथ को. अब भी जरूर नहीं आ रही है. अब भी खाए जाऊंगा, खाए जाऊंगा, नाखून नहीं खा लूंगा. खाना नहीं खा के आते हो? खाना नहीं खा के आते हो? नाखून खा के गुजारा कर ले. बढ़िया है, बढ़िया है. खा ले तो भूख लगी होगी. नहीं लगी है तो क्यों खा रहा है? चलो. तो नेक्स्ट आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लिखो. इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position. It is the energy possessed by the body by virtue of its position in the gravitational field of the earth. In the gravitational field of the earth.
let a body of mass n, let a body of mass n lying on the surface of the earth, lying on the surface of the earth. The body is being pulled with a force. The body is being pulled with a force equal to कितना होगा? The weight of the body acting in downward direction. समझो अब बात, सिचुएशन समझो. क्या लिखा आपने? What you write on the copy? क्या लिखा आपने? कि एक ऐसी बॉडी है जो कहां पे लाई कर रही है बेटा? कहां पे लाई कर रही है? बोलो. ग्राउंड, सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है? किस पोजीशन पे? ए पोजीशन पे. ये बॉडी है that is lying at position A, lying on the surface of the earth. समझा गया? Lying on the surface of the earth. जब ये surface of earth पे lie कर रहा है तो I want to pull the body in the upward direction. इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा. किसकी वजह से? एक फोर्स की वजह से. ये फोर्स कौन सी होगी? एक्सटर्नल फोर्स. समझा गया? ये फोर्स क्या करेगी? It pull the body in the upward direction. It pull the body in the upward direction. देखो ये बॉडी पकड़ी और ऐसे खींच दी होगी. समझा? तो क्या हुआ? ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगी भाई? वेट के अंदर. किसके बराबर होगी? वेट के. तभी ना ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल और ग्रेटर देन mv होनी चाहिए. ओनली देन द बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. या तो उसके इक्वल हो ताकि वो उसको बैलेंस कर दे और ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दे, या उससे ज्यादा हो. है ना? अब हमने क्या बोला? लेट अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी इज पुल्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और कहां तक ले गया मैं? बॉडी को ले गया इस पोजीशन पर. कहां तक ले गया? ऊपर तक. खींच के उठा के ले गया. समझा? ये देखो, ये पेन मान लो यहां रख दिया, ये रख दिया, ये ग्राउंड मान लो. अब मैंने ग्राउंड से बॉडी को पकड़ा. अब मैं इसको तभी उठा पाऊंगा जब इसके ऊपर लगाई गई फोर्स इसके वेट के या तो बराबर या ज्यादा. है ना? ज्यादा. मैं इसको नहीं उठा पा रहा हूं, इसको ऊपर ले जाऊं. क्यों? क्योंकि इसका वेट मेरे द्वारा अप्लाई गई फोर्स से कम है. ठीक है? वेट कम नहीं है, ज्यादा है ना? इसका वेट, द फोर्स अप्लाइड बाय मी टू पुल इन अपवर्ड इज क्या हो? ग्रेटर. वेट इसका ज्यादा है तब मैं इसको नहीं ग्रैब कर पाऊंगा. बड़ा सा पत्थर है उसको आप उठा सकते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि भाई लॉजिक लगाओ ना, फिजिक्स से लगाओ. क्यों? क्योंकि वेट ऑफ दैट स्टोन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द फोर्स अप्लाइड. परंतु छोटा सा पेबल्स ऑफ स्टोन को आप क्या करते हो? ऐसे ऐसे हटाते हो, उठा लेते हो. क्यों? बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय यू on the pebbles of the stone is greater than its weight. लग गया पता? अब ये चीजें कंसेप्ट क्लियर है ना? फिजिक्स लग रही है ना हर जगह. घर में कोई चीज उठा रहे हैं, मेरे से नहीं उठाई जा रही है. क्यों? बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ दैट बॉडी. ठीक है? कोई बड़ा आता है, उससे बड़ा आता है, वो उठा लेता है. क्यों? बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय दैट पर्सन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी. आई बात समझ में? ओके. अब यहां पे क्या हुआ? इस बॉडी को मैंने यहां तक हाइट दे दी h. ग्रेविटेशनल फोर्स तभी काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी काम करती है जब बॉडी अर्थ के ग्राउंड सरफेस से ऊपर हो. ठीक है? when the body is lying at a certain height above the ground, when the body lying at a certain height above the ground, only then the gravitational force works. क्यों? आपने काम किया, आपने यहां से बॉडी को लिया और यहां तक डिस्प्लेस किया. किसके अंदर? एक्सटर्नल फोर्स के अंदर. वो एक्सटर्नल फोर्स कितनी
वो एक्सटर्नल फोर्स कितनी थी, इक्वल टू एम। आई बात समझ में? डायग्राम क्लियर है? तो राइट डाउन, लिखो क्या लिखा आपने, लेट अ बॉडी ऑफ मास m lying on the surface of the earth, lying on the surface of the earth, so therefore the force is being pulled is equal to the weight of the body acting in the downward direction, acting in the downward direction. ठीक है? Now the body is raised, now the body is raised to a height h. बॉडी की बात क्या था? A body is raised, the body is raised to a height h above the surface of the earth, above the surface of the earth, above the surface of the earth, such that the external force, such that the external force applied on the body, applied on the body, क्या हो, is equal to the gravitational force or weight of the body. But क्या चीज है, but the external force x opposite to the gravitational force, समझा गया? क्लियर हो गया? एक्सटर्नल फोर्स जो है, हाँ क्या बोल रहे हो भाई, ऐसे कर रहे हो, हाँ नहीं पता लगा कुछ? देखो क्या हुआ, समझो यहां आपने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई कहां को, आपको, परंतु ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेट है ये कहां को लग रहा है, मतलब बेटा समझना, एफ जी कहां को लग रहा है, नीचे को, बट एफ एक्सटर्नल कहां को लग रहा है, ऊपर को। तो अब हम क्या करेंगे, पहला काम हमने करा क्या, इस आर्टिकल में करा क्या, बताओ क्या किया, बॉडी को यहां से उठाया और यहां तक ले गए, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हमने पहला काम किया, द वर्क डन टू रेज द बॉडी टू कितना, बोलो, टू हाइट h बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, तो वो वर्क डन कितना आया भाई, वर्क डन कितना आया, वो W आ गया, वर्क आ गया, इज इक्वल टू कितना, F एक्सटर्नल इंटू H, F एक्सटर्नल इंटू H, मतलब ये आपके पास वेक्टर। क्लियर है? अब बताओ इनके बीच में एक एंगल जो बनेगा वो आएगा F एक्सटर्नल इंटू H कॉस कितना, दोनों के बीच में एंगल कितना है, H के बीच में, ये H के बीच में और ये F एक्सटर्नल के बीच में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, बोल लो कितना है, हाँ मैं बोला 0 डिग्री, क्यों, बोथ आर ड्रैगिंग इन द सेम डायरेक्शन। बेटा जिस दिशा में आप बॉडी को खींच रहे हैं और बॉडी भी उसी दिशा में मूव कर रही है, तो एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पता लगा, समझा गया? तो कितना आ गया, F एक्सटर्नल H और F एक्सटर्नल कितना है, वो तो mg के बराबर है, ngh, where F एक्सटर्नल आपने पढ़ा है that is equal
क्योंकि g is the acceleration due to gravity is acting on the body. Got it? क्लियर हो गया? ये किसकी वजह से आया? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ये आ गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अगर मैं निकालूं किसकी वजह से? किसकी वजह से निकालूं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना। नाउ द वर्क डन by the gravitational force to lift the body, अगर बॉडी को हम लिफ्ट कर रहे हैं अपवर्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे काम कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे कहां को काम कर रही है? डाउनवर्ड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को, परंतु बॉडी कहां को जा रही है? अपवर्ड। सो वर्क डन कितना होगा बेटा? W इज इक्वल टू फिर Fg डॉट h। अब क्या हुआ? बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, परंतु थीटा कितना हो गया? 180। थीटा कितना हो गया? 180, बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। लिख सकते हैं आप, है ना? क्यों? थीटा इज इक्वल टू 180 बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? तो कितना आ गया? तो ये आ गया हमारे पास माइनस Fg h। ये Fg कितना है भाई? ये तो वही है mg। कितना आ गया? mgh। ये हो गया माइनस mgh, और ये दोनों स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। u से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको आप Pe से भी लिख सकते हैं, Pe से भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी लगा देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? समझा गया? सबको क्लियर है? अब मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वन मोर थिंग, if I want to find out one more thing, the gravitational potential energy at the surface of अर्थ के सरफेस पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? जैसे वो 0। क्यों 0 होगी बेटा? क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है। हाँ, वो h0 हो गया। सिंपल बोलो, h इज इक्वल टू 0। हेयर क्या आ गया? हेयर h इज इक्वल टू 0। सो ये जो ug आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये कितनी आ गई? 0। So keep in your mind, the gravitational potential energy acting on the body is equal to 0 at the surface of the earth। क्लियर? समझा गया सबको? चलो, उसके बाद बात आती है बेटा हमारे पास किस चीज की? अगर मैं यहां पे क्या निकालने की कोशिश करूं? अगर मैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करूं, है ना? इफ आई वांट टू फाइंड द चेंज इन द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसने जो काम किया, जो पोटेंशियल एनर्जी दिलाई, तो ये मान लो मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, ये जो v है, यहां फाइनली पहुंचा, तो यहां पे जो ug थी वो फाइनल थी, यहां पे ug ये b पे थी, यहां a पे थी। अगर मैं चेंज निकालूं, देखो ये दोनों चीजें हैं मेरे पास, ug b कितना है? ug b कितना है? इनिशियल mgh
आपने लगाया एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से, है ना। दूसरा UGA कितना था, मैं बोलूं चेंज निकालनी है मेरे को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये अगर मेरे को ये निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, ये बोलो क्या होगा, फाइनल, ये फाइनल UGA पे फाइनली आया है माइनस UGB, तो कितना आ गया, माइनस MGH। समझाया, ये माइनस MGH क्या आ गया, ये आ गया माइनस डेल्टा U, इसके बराबर हुआ। ये तो भाई वर्क डन था, ये तो वर्क डन था। आई बात, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इन द वर्क। और चेंज इन द पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, ये भी पढ़ा है आपने, कितना था, ये भी डन था। वर्क एनर्जी यस्टरडे वी हैव डन, वर्क एनर्जी वी हैव डन, है ना। सो नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां तक कोई डाउट, चलो तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सत्संग देख रहे हो क्या चल भी रहा है कि नहीं, कि बंद हो गया, सो गया, चल रहा है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है कि नहीं। तो यहां पे हमारे पास आ गया कंजर्वेशन ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या बताया था कल, बोलो क्या होता है, हाँ कार्तिक है, क्या होता है, हाँ भाई क्या नाम है तेरा, शुभम, ये शुभम जी, हाँ जी शुभम जी, नहीं करण, आदित्य, ये तो बोलो मैं तो आया ही नहीं था। हाँ भानु भैया, भानु जी बोलो, खड़े होने के लिए आए हैं, डंडा मंगवा दो ऊपर से। कॉपी हमारी अभी भी चेक नहीं हुई, मंडे से फिर रिमांड शुरू हो जाएगा, ये ध्यान में रखें। हाँ इसी का क्या होता था, मैकेनिकल एनर्जी क्या बताया, कितना मुश्किल है ना आंसर, कितना मुश्किल है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। क्यों कार्तिक, बहुत मुश्किल है ना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। आप खुद सोचो, इतनी सी बातें अगर तुम याद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, ये जो मैं यहाँ करवाऊंगा इसको आपको 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे रिवाइज करने को। जब आप घर में रिवाइज करोगे, यू विल स्पेंड द टाइम, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। कीप इन योर माइंड, यहाँ सब समझ आता है, घर में जाके सब 2 दिन बाद नहीं पता लगता। क्यों नहीं लगता पता भाई, रिवीजन कौन करेगा, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो कितने सालों से रिवीजन करता आ रहा हूँ, मैं तो कितने ही सालों से रिवीजन करता आ रहा हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ। तुम्हारे क्लास में आने से पहले कुछ भी पढ़ के आता हूँ, फिर पढ़ के आता हूँ, पर तुम लोग नहीं पढ़ते, तुम लोग नहीं पढ़ते, तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई सुनो, ये नाखून काटने से काम चल पड़ेगा, चल पड़ेगा पक्का, बोल दो मुझसे, नहीं चलेगा। तो अब हमारे पास मैकेनिकल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज उस सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब यही होता है बेटा, कंजर्व, कांस्टेंट। तो आपको मैंने यस्टरडे भी बताया था कि एनर्जी
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total energy of the system is always conserved. The total energy of the system is always conserved. समझा गया? Is it clear? So law of conservation of the mechanical energy. The total mechanical energy of the system is constant. So write down, देखो. According to this principle, या according to this law, कौन सा लॉ? कंजर्वेशन, ठीक है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इज कंजर्व, ठीक है, समझा गया? अब हमने क्या किया, हमने बोला अब इसको हम प्रूव करेंगे, अभी प्रूव करेंगे। तो राइट डाउन, consider the motion of the body in one dimension. Consider the motion of the body in one dimension only, ठीक है। Let a force, कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स लगा गया। कौन सी फोर्स लगा बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। Let a force act on a body, देखो समझो बात कि हमने एक बॉडी ली, कोई भी बॉडी ली, मान लो ये बॉडी, ठीक है। अब कोई बॉडी ली, वन डायमेंशनल ले ली। अब बॉडी को यहां से यहां को डिस्प्लेस किया, किसके अंदर? एक फोर्स के अंदर। बॉडी यहां थी, बॉडी यहां से मूव करी और यहां पहुंच गई, बी पे पहुंच गई, और उसने कुछ एक डिस्प्लेसमेंट कर दी। क्या कर दी? डिस्प्लेसमेंट कर दी। मान लो यहां से लेके यहां तक उसने एक dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दी, है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दी तो हमने ऑलरेडी पिछले कल फाइंड आउट किया था कि जब भी कोई बॉडी यहां से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम पीछे वाले आर्टिकल के हिसाब से कर देते हैं। चलो देखो, पीछे वाले हिसाब से कर देते हैं, हम इसको s मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? s मान के चले थे आप, है ना, s मान के चले थे। dx की जगह मैं s ले लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जब करी थी, है ना, या हमने वर्क एनर्जी थ्योरम करी थी, तो हमने s मान के चले थे। तो मैंने बोला यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने के लिए अंडर दिस ग्रेविटेशन ओ कंजर्वेटिव फोर्स द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टू दिस। तो हमारे पास क्या आया? हमने बोला दे दीजिए चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आया, कितना चेंज आया वो हमें पता है, कितना चेंज आया वो हमें पता है, कितना चेंज आया। When the body is displaced through a distance, small distance s, then देखो then according to the work energy theorem, क्या आया भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या बताया? According to the work energy theorem, this work is equal to कितना? नहीं, अब ये मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, ये मैंने बोल दिया डेल्टा के, या ई के लिख देते हैं हम इसको। क्या लिख देते हैं? ई के से पता लग गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेट इट बी अ क्वेश्चन, तो अभी हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा देखा, हमने क्या बोला कि ना बॉडी को आपने फोर्स लगाई, बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुई, जहां एस एच था वहां पे क्या है? एस। बॉडी जब डिस्प्लेस हुई तो डेफिनेटली उसकी
उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। जब चेंज आया तो कितना चेंज आया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आया ना। चलते हैं यहां लिख लिया ये, तो ये आपके पास निकल के आया। As we know, the change in the potential energy due to the gravitational force क्या होती है भाई, conservative force, हाँ, that is a conservative force F is given as कितना है, वो भी हमारे पास है, वो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूजी। ये दूसरी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमें पता लग गई सबको, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्या हुआ, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या मिला भाई, क्या मिला हमें बताओ, व्हाट वी गेट, क्या मिला, ये जो साइड है दोनों की क्या है, बराबर है, तो क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे डेल्टा ई के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यूजी, आई बात समझ में। अब यहां पे हमारे पास अगर निकल के आता है ये, अब यहां पे ये ई के कितना है, डेल्टा ई के कितना है, तो ये डेल्टा ई के है ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इधर भी क्या होगा, माइनस यूजी फाइनल माइनस यूजी इनिशियल, होगा ऐसा ही पक्का। चलो, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब यहां से हम देखते हैं कि ई के फाइनल माइनस ई के आई इज इक्वल टू माइनस यू जी फाइनल प्लस यू जी इनिशियल, ये इसके बराबर है भाई। अब हम करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेगेटिव के हैं वो पॉजिटिव बनाएंगे, जो पॉजिटिव के हैं उनको नेगेटिव नहीं बनाएंगे। भाई क्यों बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को इधर भेजना पड़ेगा, ये इधर लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ऐसे एक्सचेंज, पता है ना आपको, इक्वल के साइन से नेगेटिव चीज दूसरी साइड चली जाए इक्वेशन के, तो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, उसका साइन बदल जाता है। तो बदलो, तो क्या आ गया, ई के फाइनल और ये प्लस यू जी फाइनल इज इक्वल टू ई के इनिशियल प्लस यू जी इनिशियल। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये पता नहीं क्या है, क्या है, क्या है भाई, ये है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी तो चेंज हुई ही नहीं, जितनी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल। यही तो बोला था कि दिस इंप्लाइज दैट total mechanical energy of system is constant, मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो बदली ही नहीं सिस्टम की, सिर्फ कन्वर्शन हुई। फाइनली हमने फाइंड आउट कर दिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी सिस्टम के पास थी फाइनल में भी उतनी ही,
फाइनल एंड। गॉट इट? क्लियर? दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। समझे? उसके बाद जो आर्टिकल है क्या हुआ? कितना? 20 हुए, 25 में 5 मिनट 28 नहीं आएगा। आगे कोई बात नहीं, लोग तो करने दो, थोड़ा तो फन होना चाहिए, है ना? तो नेक्स्ट जो आपके पास है, जो आप पढ़ के आएंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीप इन योर माइंड, हर बार मतलब 99% चांस होते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। State the law of conservation of energy and prove that the total mechanical energy of the free falling body is always constant. यहाँ क्वेश्चन और इस तरीके से पूछा गया, जो आपको सॉल्व करना है। इसी का पार्ट है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान आर्टिकल है। आप पढ़ेंगे तो खुद ही आ जाएगा। अब इसी का तो प्लेन में या ट्रेनिंग में देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, मजे ले लेते हैं, थोड़ा सा उनको तंग करते हैं। देखो समझना क्या करवा दूंगा, 5 मिनट के अंदर करवा दूंगा, परंतु कुछ डिस्टर्बिंग लोग आ गए हमारे क्लास में, तो ठीक है। तो हम ये देखो, ये ऐसे नहीं चलेगा। बैठो, क्लास टाइमिंग देखो, बैठो, चलो ना, सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, बैठो। क्लास टाइमिंग क्या है? चलो बैठ जाओ, चलो ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कोई 25 के बाद कोई फिजिक्स नहीं, लॉ कोई फिजिक्स नहीं, कोई कंजर्वेशन नहीं, ठीक है। सिर्फ बायोलॉजी, बायोलॉजी कुछ नहीं चलेगा 25 चलो इसको करते बंद, नहीं तो लोगों को पता लगेगा कि